मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है 1815 के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवाद। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, उसके बाद से किस प्रकार से यूरोप में जो रूढ़िवाद है उसको स्थापित किया गया, राजतंत्र है उसको स्थापित किया गया, जो सामाजिक ऊंच नीच है उसको स्थापित किया गया। आज के सेशन में इसके लिए जो भी कार्य किए गए उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की बात की जाए तो सामान्यतः जब वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, उसके बाद से जो भी यूरोपीय प्रमुख देश थे, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, उसके बाद से ऑस्ट्रिया हो गया और एक और देश था प्रसा की बात की जाए तो सामान्यतः जो तत्काल में या वर्तमान में जो जर्मनी है उसका ये सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि प्रसा ही वह राज्य था जिसके माध्यम से जर्मनी का एकीकरण स्थापित हो पाया। तो यानी कि इन चारों देशों ने 1815 ईस्वी में एक सभा आयोजित की और इसमें इन्होंने यह निर्णय लिया कि किस प्रकार से जो फ्रांस की विस्तारवादी नीतियाँ है उसको रोका जाए, किस प्रकार से उन्होंने फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी जो क्षेत्र था यूरोप के अन्य देशों के उस पर जो कब्जा किया था उसको किस प्रकार से लिया जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने जो भी फ्रांस के विजित राष्ट्र थे वे आपस में इन देशों ने मिलकर बांट लिया और वहाँ जो सैन्य प्रतिबंध है उसको भी स्थापित कर दिया कि आने वाले भविष्य में फिर से फ्रांस किसी देश पर हमला न कर सके और अपनी विस्तारवादी नीति को आगे न बढ़ा सके। अब बात करते हैं 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन। रूढ़िवादी शासन से आशय यह है कि वैसे तो जब नेपोलियन बोनापार्ट शासन संचालित कर रहा था तो उसने समाज में तमाम तरीके के क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अगर राजतंत्र को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से जितने भी उसने कार्य किए वे सभी समाज के लिए कल्याणकारी ही थे। मगर जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे वे वह चाहते थे कि समाज में जो परिवर्तन हो वो क्रमिक होना चाहिए, न कि बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए। और पुरानी मान्यताओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि पुरानी जो भी मान्यताएं हैं उसका भी सम्मान होना चाहिए। जैसे कि समाज में ऊंच नीच, जात पात, उसके बाद से राजतंत्र, उसके बाद से जो चर्च होता है उसकी प्रमुखता और जो भी कुलीन वर्ग है उसको जो विशेषाधिकार है वे मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई तो वहाँ के जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे सामान्यतः उन्हीं का शासन संचालित होने लगा या शासन स्थापित हुआ यूरोप में, और इन्हीं रूढ़िवादी तरीके से उन्होंने शासन को संचालित किया। अब बात करते हैं सेंसरशिप की बात की जाए तो रूढ़िवादी जो भी ताकतें थी जो शासन संचालित कर रही थी यूरोप में, इन्होंने एक सेंसरशिप बनाया। सेंसरशिप के माध्यम से अगर कोई भी राजतंत्र के खिलाफ या चर्च के खिलाफ या जो भी सामाजिक ऊंच नीच था यूरोप में, अगर उसके खिलाफ कोई लेख लिखता था या कुछ भी टिप्पणी करता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी या उसको दंड का प्रावधान था। धन्यवाद।